अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, यह है आपका अपना चैनल हॉरर का नशा, जहां आपको सच्ची और डरावनी कहानियाँ सुनने को मिलती हैं। अगर आपको ऐसी कहानी अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा दें, जिससे मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो दोस्तों, चलते हैं आज की कहानी की तरफ। दोस्तों, ये कहानी यूपी के एक गाँव की है। इस गांव में दीपक नाम का एक आदमी रहता था। वो बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करने वाला आदमी था। वो हर वक्त भगवान की भक्ति में खोया रहता था, इसलिए वहाँ के लोग उसे भगत जी कहने लगे थे। फिर न जाने उसकी ज़िंदगी में ऐसा क्या हुआ कि वो भगवान को छोड़कर काला जादू वगैरह करने लगा। वो अपने घर में तरह तरह की क्रियाएं करता, जानवरों की बलि देता था। उसकी इस तरह की हरकतों को देखकर उसके माँ बाप ने उसे बहुत समझाया, पर दीपक ने उनकी कोई बात नहीं सुनी। तब एक दिन उसके माँ बाप ने वो घर छोड़ दिया और किसी दूसरे गांव में चले गए। दीपक मिट्टी के बर्तन, मटकी वगैरह बनाया करता था। क्योंकि वो काला जादू किया करता था, इसलिए गांव का कोई भी व्यक्ति उसके पास कुछ भी खरीदने नहीं जाता था। अब इस दीपक की बात कहानी में आगे करेंगे। दीपक के घर से कुछ ही दूर ललित नाम का एक आदमी अपने परिवार के साथ रहता था। एक रात ललित अपने घर के बाहर सो रहा था। गर्मियों के दिन थे। उस वक्त ज़्यादातर गांव के मर्द घरों के बाहर या घरों की छतों पर सोया करते थे। ललित अपनी चारपाई पर सो रहा था। अचानक खटखट की आवाज़ से उसकी नींद खुली। जैसे ही उसने अपनी आंखें खोली, वो बुरी तरह डर गया। एक आदमी तलवार लिए उसकी चारपाई पर तलवार मार रहा था। उस आदमी का सिर नहीं था, वो सरकटा था। उसे देखकर ललित ने तुरंत आंखें बंद कर लीं और हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर दिया। कुछ देर बाद उसने जब आंख खोली तो वो सरकटा आदमी वहां से गायब था। जब सुबह हुई तो पूरे गांव में अफरा तफरी मची हुई थी, क्योंकि उस गांव के एक आदमी की लाश उसकी चारपाई पर मिली थी। उसके शरीर को किसी ने 2 हिस्सों में काट दिया था। उस लाश को देखकर ललित समझ गया था कि इस आदमी को उसी सरकटे ने मारा है, पर ललित इस बारे में किसी को कुछ नहीं बताता। वो सोचने लगा कि उसकी बात का कोई विश्वास नहीं करेगा और कहीं लोग ललित को ही इसका जिम्मेदार ना समझ लें। अगली रात को ललित डर के मारे बाहर नहीं सोया। वो घर के अंदर सोने लगा। उसके दिल में डर इस कदर बैठ चुका था कि उसे रात को भयानक सपने आने लगे। उसने सपने में देखा कि ललित और उसके पूरे परिवार की गर्दनें कटी हुई हैं और उनके सर पंखे से लटके हुए हैं और पंखे के साथ साथ घूम रहे हैं। डर के मारे ललित की आंख खुल जाती है। ललित घर के बाहर झांकता है तो वो देखता है कि उसके घर से कुछ दूर जो पेड़ है, उस पेड़ के नीचे वही सरकटा खड़ा है और आज भी उसके हाथ में तलवार है। उसे देखते ही ललित बहुत डर जाता है और वापस अपने बिस्तर पर लेट जाता है, पर डर की वजह से उसे नींद नहीं आती। वो बस सुबह होने का इंतज़ार करने लगता है। सुबह होते ही वो पूरे गांव का चक्कर लगाता है कि कहीं आज भी तो उस सरकटे ने किसी को मार तो नहीं दिया। उस दिन सरकटे ने किसी को नहीं मारा था। 3-4 दिन तक सब ठीक रहता है। तो ललित फिर अपने घर के बाहर सोने लगता है। पिछली बार जो गांव वाला मरा था वो शनिवार का दिन था और आज भी शनिवार था। रात को करीब 2 बजे ललित को प्यास लगती है और वो पानी पीता है। वो जिस वक्त पानी पी रहा था, उसे सामने से साइकिल पर कोई आता हुआ दिखता है। वो धीरे धीरे ललित की तरफ आ रहा था। ललित के दिल की धड़कन तेज हो चुकी थी। वो सांस रोके एक तरफ खड़ा खड़ा उस साइकिल वाले को देखता रहता है। वो देखता है कि साइकिल पे वही सरकटा आ रहा है
और उसके हाथ में आज भी तलवार है। वो धीरे धीरे ललित के पास आता है और ललित के आगे निकल जाता है। वो ललित के इतने पास से गुजरा था कि उसकी तलवार पे लगे खून को ललित आराम से देख लेता है। ललित कुछ दूर तक उस सरकटे का पीछा करता है, पर वो सरकटा गांव के बाहर जो खंडर थे उस तरफ चला जाता है। दोस्तों, गांव के बाहर जो ये खंडर थे वहाँ कोई नहीं जाता था, क्योंकि लोगों का मानना था कि उन खंडरों में भूत प्रेत का साया है और उस तरफ जंगली जानवरों का भी खतरा था। अगले दिन सुबह ललित को पता चलता है कि आज भी किसी ने गांव के एक आदमी को बीच से काट दिया है। ललित अपने गांव वाले को इस तरह मरते हुए नहीं देख सकता था। ललित फैसला करता है कि मैं ही कुछ करूंगा। ललित अपने एक दोस्त को सारी बात बताता है। ललित का दोस्त विनोद पहले तो इस बात को गंभीरता से नहीं लेता, पर ललित के बार बार कहने के बाद वो कहता है कि आज रात को हम दोनों तेरे घर के बाहर बैठे रहेंगे, सोएंगे नहीं। मैं भी उस सरकटे को देखना चाहता हूँ। विनोद के आने के बाद ललित को काफ़ी हिम्मत मिलती है। दोनों रात भर ललित के घर के बाहर पहरा देते हैं, पर उस दिन वो सरकटा उधर नहीं आता और विनोद को लगता है कि ललित झूठ बोल रहा था। सरकटे जैसा यहाँ कुछ भी नहीं है। अब ललित फिर अकेला हो जाता है और ललित सोचता है कि मुझे अकेले ही कुछ करना होगा। अगले 2 दिन तक ललित को एक ही सपना आता है। वो देखता है मटकियों के ऊपर किसी का कटा हुआ सिर रखा है। उस सिर को देखकर वो फौरन पहचान जाता है कि ये सिर गांव के ही एक आदमी सुरेश का था, जो करीब 2 महीने से गांव से लापता था। उन मटकियों को देखकर वो समझ जाता है कि ये तो भगत जी का घर है। अब वो सोचता है कि भगत जी के घर में ही कुछ न कुछ रहस्य है। मुझे उसके घर जाकर देखना होगा। पर यह सब इतना आसान नहीं था। उस गांव के लोगों का मानना था कि भगत जी ने अपने काले जादू के बल पर गांव के 2-3 लोगों की हत्या की है। इसलिए गांव वाले भगत जी से बहुत डरते थे। लेकिन ललित फिर भी अगले दिन दीपक भगत के घर पहुंच जाता है। दीपक भगत के घर में बहुत ज़्यादा बदबू आ रही थी। ललित जब अंदर जाकर देखता है तो दीपक की लाश वहां पड़ी सड़ रही थी। दोस्तों, जो लोग काला जादू जैसी चीज़ें करते हैं उनकी मौत बहुत दर्दनाक और भयानक होती है और मौत के समय उनका चेहरा भी काफ़ी डरावना हो जाता है। दीपक भगत की लाश के पास एक डायरी पड़ी थी जिसमें उसने लिखा हुआ था कि काली शक्तियों को अपने बस में करने के लिए उसने गांव के इस आदमी सुरेश की गर्दन काट दी थी और इसकी बलि चढ़ाई थी। इसका सर इसने अपने पास रख लिया था जिस पे वो मंत्र वगैरह पढ़ता था, और इसका धड़ उसने गांव के बाहर वाले खंडर में फेंक दिया था। कुछ मंत्रों के गलत उच्चारण के कारण उसका धड़ फिर से जीवित हो चुका था। उसके धड़ पर काली शक्तियों ने कब्जा कर लिया था, जो अब गांव वालों को मार रहा था। उस चीज को रोकने के लिए उसके धड़ को उसके सिर के साथ रखकर जलाना होगा और उसके जलने के बाद उसकी राख को पवित्र गंगा नदी में बहाना होगा। ये सब पढ़ने के बाद ललित दीपक भगत के घर में सुरेश का सिर ढूंढने लगता है। तभी उसकी नज़र वहाँ रखे मटकों पर पड़ी, जिसमें से एक मटके पर काला रंग किया हुआ था। वह उन सभी मटकों में सबसे अलग दिख रहा था। ललित उस मटके में झांकता है तो उसे सुरेश का सिर मिल जाता है, जो अब पूरी तरह से बदल चुका था, पर उस पे तांत्रिक क्रिया के कई निशान थे, जिससे वो समझ जाता है कि ये सिर सुरेश का ही होगा। ललित उस सिर को लेकर और मिट्टी का तेल लेकर गांव के बाहर खंडर की तरफ चल देता है। वह उस खंडर में पहुंचकर उस सरकटे को ढूंढने लगता है। काफ़ी देर बाद उसे खंडर के एक कोने में वो सरकटा पड़ा हुआ दिखता है। ललित डरते डरते उस सरकटे के पास पहुंचता है। ललित पहले उस धड़ के ऊपर मिट्टी का तेल डालता है, फिर उसके सिर को तेल में भिगोकर उस धड़ के साथ रख देता है। वो सिर को जैसे ही धड़ के पास रखता है,
उस धड़ में हरकत होने लगती है। वो अपने हाथ से अपने सिर को पकड़कर गर्दन के ऊपर सेट करने लगता है, लेकिन उससे पहले ही ललित उसमें आग लगा देता है। आग लगते ही उस सरकटे की चीखें खंडर में गूंजने लगती हैं और कुछ ही देर बाद वो पूरी तरह जल जाता है। ललित उसकी राख को गंगा नदी में बहा देता है। इसके बाद वो गांव आकर गांव वालों को सारी बात बताता है, पर गांव वाले उसकी बातों को मनगढ़ंत मानकर उसका मजाक उड़ाते हैं। फिर वो उन सबको भगत जी के घर ले जाकर उसकी लाश और वो डायरी दिखाते हैं। तब सबको उसकी बात पर यकीन होता है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। मिलते हैं अगली कहानी में। खुदा हाफिज।